दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा ये परिचालित हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसका जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे इसका किसके साथ जॉइंट वेंचर्स है और कौन कौन इसका सब्सिडरी है, तो वहां पे डिटेल आप लोग कुछ चीज पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल चेक करेंगे, फंडामेंटल के बाद हम लोग फिनेंशियल भी देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में क्या कैश जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कंपनी, और फंडामेंटली और फिनेंशियली हम लोग को इसमें कितना दूर कितना हम लोग का अपॉर्चुनिटी दिखेगा और कितना लॉन्ग टर्म तक हम लोग रख पाएंगे कि नहीं इस चीज को, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आखिर में 6 सेटअप के ऊपर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि वेदर इट इज ए गुड कंपनी और नॉट, और अगर अच्छी कंपनी है तो कौन सा प्राइस में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका डाउनफॉल कितना तक हो सकता है, सो दैट हम लोग को रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग के पास एक अच्छा स्टॉक अच्छा वैल्यू पे और अच्छा क्वांटिटी पे साथ होना चाहिए। तो आखिर तक वीडियो को जरूर दिखेगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा मार्केट डिलाइट पे। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। तो आज पर द प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं इसका जो एनुअल रिपोर्ट है। तो यहाँ से आप लोगों में थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूंगा। इसका थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो थोड़ा सा ग्राफिक्स का एक्सपेक्टेशन मत करना, राइट। तो ये हो गया सब्सिडरी, जितना एक ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडरी है जो कि लिगेसी आयरन और लिमिटेड है। फिर हो गया जम्मू एंड कश्मीर मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड। तो ऐसा ऐसा करके पांच टोटल 7 सब्सिडरी है। तो उस सब्सिडरी से भी ये अपना जो रेवेन्यू है कमा रहा है। उसके बाद इसका जो जॉइंट वेंचर किसके साथ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनएमडीसी सीएमडीसी आप लोग का लिमिटेड के साथ इसका जॉइंट वेंचर है। ओके, ये नेशनल हो गया, ये सेंट्रल हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे झारखंड नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन के साथ भी है और सेल लिमिटेड के साथ भी है और ब्लास्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी है। और यहाँ पे टोटल अगर बात किया जाए तो आप लोग को दिख जाएगा कि चार 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 यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स है। अगर एसोसिएट की बात किया जाए, इसका कौन कौन एसोसिएट है, कौन सा मतलब आप लोग बोल सकते हो कि किसके द्वारा ये परिचालित हो रहा है, तो यहाँ पे और 4 दिख जाएगा। जैसे कि इंटरनेशनल कोल वेंचर हो गया, या नीलाचल इस्पात हो गया, और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील हो गया, और कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड हो गया। तो यहाँ पे आप लोग दिखेगा कि एक कंपनी तो फॉर्म हुआ है एनएमडीसी, बट ये परिचालित हो रहा है और किसी से, और इसका जॉइंट वेंचर्स भी काफ़ी सारा है। इसका जो रेवेन्यू आ रहा है जॉइंट वेंचर से ही आ रहा है, सब्सिडरी से भी कुछ यहाँ पे जो है इनकम यहाँ पे जनरेट हो पा रहा है। तो उसके हिसाब से बात किया जाए, एनएमडीसी इज ए कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंपनी एंड कम्प्लीटली आप लोग बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मैनेज्ड कंपनी, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा जो इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस, और उतना ज़्यादा है नहीं उसमें एनुअल रिपोर्ट में, तो आप लोग को उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा इसका जो बिजनेस है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और अलोंग विद द डायमंड, राइट। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे डायमंड प्रोडक्शन हो रहा है मतलब ये बहुत अच्छा ये आप लोग बोल सकते हो कि थोड़ा आँख खुल जाता है, राइट। डायमंड का प्रोडक्शन है तो उस हिसाब से आप लोग इसको जज बिल्कुल ही मत करना। और यहाँ पे प्रोडक्शन एंड जो सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व है स्पॉन्ज आयरन का, और जनरेशन सेल ऑफ विंड पावर भी। तो विंड पावर और स्पॉन्ज आयरन के इसके मार्केटिंग के और सेल्स के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो मार्केटिंग कंपनी है, तो मार्केटिंग के जो थोड़ा सा भी जो इसका रेवेन्यू आ रहा होगा, तो कभी भी कोई भी कंपनी मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू है देन उसमें अच्छा खासा मार्जिन भी कमा सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे आरओसी के ऊपर बात किया जाए तो आप लोग को दिखेगा 22.6% का आरओसी, राइट। थोड़ा सा हेल्दी बोल सकते हो, हेल्दी आरओसी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में 22.6% का आरओसी होना एक अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे जो डेट दिखेगा काफ़ी कम दिखेगा, 524 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ डेट है। और डेट टू इक्विटी रेशियो आपको निकल के आता है 0.02। तो गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से अगर डेट यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी कम डेट है, राइट। और कम डेट है तो हम लोग आरओई एक बार देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है 13.4% के हिसाब से, करेक्ट। और प्रोमोटर होल्डिंग तो ताबड़तोड़ है 69.6%, और प्लेस परसेंट कंप्लीटली जीरो है। तो शेयर होल्डिंग के मामले में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हम लोग का ज़्यादा एक्स्ट्रा एनालिसिस का जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग का 3 साल का फ्री कैश फ्लो दिखेगा 3037 करोड़ का, और लास्ट 5 साल का फ्री कैश फ्लो दिखेगा 1753 करोड़ का। इसका मतलब एक कंपनी गवर्नमेंट के होने के बावजूद यहाँ पे कैश जनरेट हो पा रहा है,
करेक्ट, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और यहाँ पे रिजर्व्स भी अच्छा खासा है, जो कि उस अपना जो एक्सपांशन हो गया उसमें आर&डी हो गया उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, और मार्केटिंग का जो कैंपेन वैम्पेन होता है उसके ऊपर ही वो काम कर सकता है। और ईपीएस जो देखोगे उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखेगा, फिर भी इट्स गुड। ईपीएस आप लोग को दिख जाएगा, अर्निंग पर शेयर आप लोग को दिख जाएगा 15.1 रुपीज़ का। करेक्ट। और प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, बट कंसिस्टेंट नहीं रहा है। अगर आप लोग देखोगे जैसे कि 2006 टू 2008 के बीच में, अगर मैं 10 साल के पीछे चला जाता हूँ, 10 साल 12 साल के, तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। फिर उसके बाद 2009 में भी इम्प्रूव हुआ, उसके बाद 2013 में यहाँ पे जो 10 11 12 का तो दिया नहीं है, सीधा 13 में अगर देखा जाए तो 6,334 करोड़ का आ गया है। तो लेकिन यहाँ पे 2016-17 में गिरावट हुआ था, फिर 2018 में बढ़ गया, फिर 2019 में फिर बढ़ गया, और फिर 2020 में और भी घट गया। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है। तो फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हम लोग को इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यस, गिरेगा तो कितना गिर सकता है उस प्रोस्पेक्ट में अगर देखना है तो आप लोग को एक इन्वेस्टमेंट करना जरूर चाहिए, लेकिन एक सतर्क के साथ। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकता है आपको। करेक्ट। तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए, आप लोग को एक अच्छा वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल ही रहा है, तो आप लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहो, लेकिन एक कम क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो कौन सा प्राइस में करना है इन्वेस्टमेंट और कितना गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, उसको जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस में। करेक्ट। तो टेक्निकल पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन के बाद जो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, उस क्रॉसओवर के बाद इसका ये किसी को मानने वाला नहीं था, और सीधा 110 तक पहुंच गया है। अभी भी इसके पास इंटेंसिटी है, अभी भी इसके पास जो मूवमेंट है वो बरकरार रहेगा। तो फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे लगभग आप लोग को 120 का टारगेट दिख सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। करेक्ट। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंसोलिडेशन हुआ है, फिर चढ़ने के लिए कोशिश किया, फिर इंटेंसिटी टूटा हुआ है। सेम सिचुएशन अभी भी है, लेकिन ये वाला जो इंटेंसिटी है इसमें थोड़ा सा खास है। और यहाँ पे इसका जो फॉर द मिड टर्म भी आप लोग को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा, ये प्रतीत हो रहा है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे क्रॉसओवर करने के लिए जरूर कोशिश कर रहा है, और क्रॉसओवर लगभग हो भी गया है, और यहाँ पे भी उछाल आप लोग को जरूर दिखेगा। और यहाँ पे मैं मल्टीबैगर के ऊपर बात करूँ, कितना लंबा तक हम लोग को इसको रखना चाहिए और इसमें मल्टीबैगर हम लोग एक्सपेक्ट करना सही है कि नहीं, तो उसके लिए मैं जो चार्ट आपके सामने लाया हूँ 2200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो उसके हिसाब से हम लोग का मल्टीबैगर पैटर्न का कोई भी चार्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसका मल्टीबैगर चार्ट एकदम मतलब डैमेज हो चुका है। इसमें हम लोग को आज पर दिस चार्ट हम लोग को मल्टीबैगर के हिसाब से कोई भी मतलब 2 गुना 3 गुना टाइप का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और इस बात ध्यान में रखना है कि इसको बिल्कुल भी मल्टीबैगर को फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो इसको दोहराना ज़्यादा ज़रूरी था। राइट। और यहाँ पे मैं आपको फिर से लेना चाहूँगा इसका जो सबसे रिलायबल पैटर्न है, और हम लोग को जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड मेरे को अभी के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन जो कि इसका पैटर्न को शो करेगा, तो यहाँ पे मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है। राइट। अगर होगा मैक्स टू मैक्स 92 93 तक नीचे तक गिर सकता है, बट लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। करेक्ट। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अभी के शॉर्ट टर्म में आप लोग देख पाओगे कि लास्ट वाला जो कैंडल बना था उसके साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट में था। तो अभी मैं जैसे कि बोला कि आप लोग को यहाँ पे और भी उछाल दिखा सकता है, बट अगर गिरेगा डाउन साइड भी हम लोग को एक रखना जरूरी है। तो 92 93 का आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कितना भी इन्वेस्ट करो, लेकिन क्वांटिटी कम रखना ज़्यादा आप लोग के लिए सही होगा। करेक्ट। और टारगेट के ऊपर बात किया जाए, अगर मैं टारगेट के ऊपर भी बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखेगा, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा टारगेट उतना खास नहीं दिख सकता है, बट थोड़ा सा स्लो है अभी। जो उछाल दिखेगा उसके बाद ही आप लोग को, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी टारगेट होता है तो उसका बहुत ऊपर चला जाता है। तो टारगेट अभी के लिए नहीं बता सकते, बट स्टिल यहाँ पे अच्छा खासा इस हिसाब से, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग का स्टॉप लॉस मिल गया है। तो स्टॉप लॉस को अगर ध्यान में रख के कभी भी इन्वेस्ट करो तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आप लोग कमा सकते हो। राइट। और डाइवर्जेंस में चेक किया था तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ पे उस हिसाब से कोई भी हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए उसका चार्ट मैं सामने नहीं लाया हुआ हूँ। तो नेक्स्ट चार्ट हम लोग का है कोरिलेशन कोफिशिएंट। निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका 0.58। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग को
कभी भी निफ्टी में मूवमेंट दिखता है, किसी भी तरह मूवमेंट दिखता है, तो उसका 58% डिपेंड करता है, सॉरी, एनएमडीसी का ऊपर जो भी मूवमेंट होता है वो 58% डिपेंड करता है आपका निफ्टी का मूवमेंट के साथ, राइट। तो कभी भी इसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे आप लोग एक बार निफ्टी का मूवमेंट को ध्यान में रख के करना ज़्यादा सही रहेगा। कभी भी आप लोग ट्रेड करते हो या कभी अगर आपका निफ्टी के ऊपर व्यू डाउनवर्ड से ऐसे आप लोग एनालिसिस किए कि निफ्टी का गिरावट आने वाला है, तो एनएमडीसी में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज उसके साथ भी इसका साथ कोरिलेशनशिप अच्छा है, तो 58% चांसेस है कि वो भी गिरेगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो हम लोग को कंक्लूजन पे लाने के लिए कोशिश करता है और हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है, तो उसका चार्ट है हाइकनसिन स्टोकेस्टिक आरएसआई की। तो उसके हिसाब से अभी एक गिरावट तो दिखाया हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल भी बना हुआ है और ये ओवरबॉट जोन से नीचे भी आने के लिए कोशिश करें, लेकिन कंप्लीटली प्रॉपर सेलिंग सिग्नल नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से कंटिन्यू करेगा, तो आप लोग एंजॉय द राइड। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देख सकते हो। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक ओवरबॉट जोन में आने के लिए, तो उस ओवरबॉट में अगर जाने के बाद ही उसमें सेलिंग सिग्नल दिख सकता है, बट स्टिल अभी का जो मीडियम टर्म है इसका जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख सकता है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे रेंज के अंदर ही है, तो उस रेंज से अगर जब तक अंदर में है आप लोग उस हिसाब से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, और उसके रिगार्डिंग आप लोग को उतना ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म विजन में यहाँ पे इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये था एनएमडीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना। कहीं पे भी डाउट हो, किसी भी तरह डाउट हो, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, और आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।